वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2, जो कि क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसका जो सब टॉपिक है आज का वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चैप्टर के लास्ट में एक टेस्ट करेंगे ताकि हम जान सकें कि कितना हमें समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को हम इन 6 हिस्सों में बांट करके करने जा रहे हैं, जो कि बुक में ही 6 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इसका पार्ट 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये हम कर चुके हैं, मीन्स फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। ये पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पहले आपको वो देखना है, क्योंकि उसी कहानी का अगला हिस्सा आज हम करने जा रहे हैं। तो आप पहले पार्ट 1 को देखेंगे तभी ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा इसी सीरियल में। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस पार्ट में हमें समझना क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का मतलब ये है कि आप आज का जो मॉडर्न यूरोप देखते हैं उसमें आपको ये सारे देश एक फिक्स बाउंड्री के साथ मिलते हैं। जैसे कि ये है फ्रांस, ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये यूनाइटेड किंगडम जिसमें इंग्लैंड है, ये आयरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, पोलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया। ये सारे जो देश हैं ये आज एक फिक्स बाउंड्री में है। इनकी अपनी एक गवर्नमेंट है, इनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक नेशन है। इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो आज तो इन सब का नेशनलिज्म बन चुका है, लेकिन 18वीं सदी के यूरोप में क्या था, उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे के सारे जो एरियाज़ थे इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती थी, कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, कोई नेशन नहीं था। अलग अलग राजतंत्र हुआ करते थे, राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे कि फ्रांस में आप कहानी में देख चुके हैं कि नेपोलियन फैल चुका था, फिर फ्रांस से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल चुका था। इसके अलावा भी कई और राजशाहियाँ थी। तो 18वीं सदी से इस तरीके के बिखरे हुए माहौल से ये मॉडर्न यूरोप जो नेशनलिज्म पूरी तरह से बना चुका था, ये परिवर्तन कैसे हुआ वो हमें समझना है इस टॉपिक में। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं उसी कहानी से जो हमने पार्ट 1 में छोड़ी थी। तो जैसा कि अब मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, हिस्ट्री को समझना है तो उसी दौरान में, उसी कहानी में हमें जा कर के अपने आप को ले जाना होगा और उसी तरह से फील करना होगा कि वास्तव में वहाँ कहानी चल क्या रही थी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, जिससे लुई 16 हट करके नेशनल असेंबली का रूल आया। फिर नेशनल असेंबली के बाद वहाँ पर जो जैकोबिन्स थे उन्होंने उनका विरोध किया, जैकोबिन्स रूल आया। फिर जैकोबिन्स के बाद वहाँ पर डायरेक्टरी शासन आया और डायरेक्टरी शासन के बाद नेपोलियन आया और नेपोलियन को भी 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया चारों ने मिलकर के हराया। और फिर उसके बाद क्या होता है वो हम आज देखेंगे। तो जैसे ही नेपोलियन हार जाता है तो नेपोलियन के आसपास के पूरे से, नेपोलियन किस देश से था, फ्रांस से, और उसने आसपास के काफ़ी हिस्सों में कब्जा कर लिया था। जर्मनी जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था उसको 39 स्टेट्स में अलग अलग मिला करके एक कर दिया था। तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में वो फैल चुका था। अब जैसे इन चारों ने इसको हराया तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो फ्रांस की एक सीमा बना दी कि भाई अब से ये फ्रांस आगे नहीं फैलेगा। इतना फ्रांस था, लेकिन नेपोलियन ने बढ़ा करके पूरे एरिया को कब्जे में ले लिया था। तो सबसे पहला काम इन्होंने यही किया कि फ्रांस को सीमित कर दिया कि ये बाउंड्री है, इसके बाद कभी भी फ्रांस इससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फ्रांस में जब पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उसका जो किंग था वो था लुई 16। वो किस साम्राज्य से था, किस वंश से था, बर्बन वंश से। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर से फ्रांस में उसी बर्बन वंश को लागू कर दिया। लुई 16 तो अब खत्म हो गया, उसके बाद भी उनके बर्बन वंश में जो दूसरे उत्तराधिकारी थे वो तो थे, उनके हाथ में दे दिया कि फ्रांस आप फिर से चलाओ। क्योंकि ये चारों देश चाहते थे कि पूरी दुनिया में राजतंत्र ही रहे,
राजा के हाथ में ही शासन रहे, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक तरह से किंग बन करके चला रहे थे अपने एरिया को। तो जो नेपोलियन ने किया या नेशनल असेंबली ने किया, इन सब ने क्या किया, आम लोगों के लिए आवाज़ उठाई, एक तरह से लोकतंत्र की ओर बढ़े। ये सब चीज़ें इन सबको ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया इनको पसंद नहीं थी। तो ये चाह रहे थे कि पूरे एरिया में राजशाही ही चले, इसलिए फ्रांस में पुराने बर्बन वंश को ला करके खड़ा कर दिया। इसके अलावा जो नेपोलियन के बाहरी हिस्से बच गए, उनमें से वेस्टर्न पार्ट को पर्शिया को दे दिया गया, ईस्टर्न पार्ट को रशिया को दे दिया गया और नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। बाकी कुछ हिस्से स्वतंत्र बने, इंडिपेंडेंट, जैसे नीदरलैंड बन गया, बेल्जियम बन गया, जेनोआ एंड पीडमोंट बन गया। तो ये कुछ हिस्से अब अपने आप में एक देश बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ये घटनाओं से हमें सीख क्या मिल रही है? ये सब तो अपने युद्ध और अपने फ़ायदे के हिसाब से लड़ते जा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने यहाँ पर नेशनलिज्म तो आ रहा है, कंट्रीज़ तो बन रही है, उनकी बाउंड्रीज़ तो बन रही है। जैसे फ्रांस की बाउंड्री बन गई, इसके अलावा फिर बेल्जियम की बन गई, नीदरलैंड की बन गई, धीरे धीरे बाउंड्रीज़ बन रही है। काफ़ी तो अभी भी बाकी सब राजाओं के अंडर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें देखना है कहानी के साथ साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कंट्रीज़ बनती जा रही है, मतलब नेशनलिज्म आता जा रहा है। अब जैसे ही नेपोलियन के सारे एरिया इन्होंने अपने कब्जे में करके नेपोलियन का सारा जो भी उसने बदलाव किए थे, जो भी नियम कानून लगाए थे, सारे ख़त्म कर दिए और सब राजतंत्र के हाथ में राजाओं को दे दिया। अब ऐसे इस सोच को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म, मीन्स रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक ऐसी धारणा है जो पुरानी सोच और परंपरा को फॉलो करती है। ये जो इन्होंने किया कि नेपोलियन के सारे सुधार खत्म करके फिर से राजतंत्र को लाएं, तो ये क्या है? पुरानी सोच, परंपरा, कि हमें तो शुरू से ही परंपरा में देखा कि राजा ही राजा आ रहे हैं, तो आज भी हम राजा सिस्टम को ही बना करके चलते हैं, राजतंत्र को ही बना के चलते हैं। तो इसे कहते हैं रूढ़िवाद। तो 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में जैसे ही नेपोलियन हारता है, उसके बाद से कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवाद स्टार्ट हो जाता है, फिर से लोग पुराने राजतंत्र की ओर चलने लगते हैं। अब इसको फिर कौन ख़त्म करेगा? इसको करेंगे मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग। जैसे ही ये राजशाही पूरे यूरोप में फैलने लगती है, हर जगह राजा ही राजा अपने साम्राज्य फैला रहे हैं, जैसे कि बोहेमियन साम्राज्य, स्लोवाक्स साम्राज्य, स्लोवेंस, क्रियोट्स, रोमन्स और हैब्सबर्ग्स, ये सब क्या थे? ये राजतंत्र के साम्राज्य थे, मोनार्कीज़, जिसे इंग्लिश में मोनार्की सिस्टम कहते हैं, राजतंत्र। यहाँ पर हम थोड़े से गवर्नमेंट के जो अलग अलग फॉर्म है उनको भी समझ लेते हैं। एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है सैन्य तंत्र, एक होता है तानाशाही। तो राजतंत्र, जिसे इंग्लिश में मोनार्की सिस्टम कहते हैं, राजतंत्र का नाम से ही पता चल रहा है राजा का शासन। दूसरा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मतलब लोगों का शासन, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा बनाई जाती हो। तीसरा है सैन्य तंत्र, मीन्स मिलिट्री। तो जो सैन्य तंत्र है उसमें कोई एक सेना प्रमुख अपने हाथ में पूरा देश ले लेता है, उसे सैन्य तंत्र कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में 2-3 बार हो चुका है। जनरल अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके हटा दिया और पूरे पाकिस्तान को अपने हाथ में ले लिया। तो ये सैन्य तंत्र। और चौथा है डिक्टेटरशिप, मीन्स तानाशाही। इसमें कोई एक व्यक्ति पूरे देश को अपने हाथ में ले लेता है, ज़रूर नहीं कि वो सेना प्रमुख हो। जब वो पूरे देश की हर सिस्टम को अपने हाथ में रखता है और किसी की कुछ नहीं सुनता है, तो उसे तानाशाही कहते हैं, डिक्टेटरशिप। तो हम जहाँ यूरोप की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या था? मोनार्कीज़, मीन्स राजतंत्र। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया राजाओं के अंडर में थे और ये सारे राजवंश थे जो अभी हमने देखे। अब इनके अलावा, राजाओं के अलावा क्या था इनके साथ में? इनके अलावा कुलीन, मीन्स नोबेलिटी, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो सब थे। वो किस तरीके से रह रहे थे कि गांव में दूर दूर तक उनके काफ़ी ज़मीनें होती थी और शहरों में बंगले होते थे और व्यवसाय और बिजनेस होता था। इस तरीके से सारे जो जनसाधारण, किसान, गरीब, कारीगर, मजदूर लोग हैं, उन सबको इन कुलीन लोगों ने अपने अंडर में ले रखा था। इनसे ही सारे काम करवाते थे और अपना बिजनेस चला रहे थे। अब इन जनसाधारण में से जो कुछ लोग पढ़ लिख गए, वो एक नए वर्ग के तौर पर उभरे, एक मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग अब समझने लगे कि ये पूरा सिस्टम गलत है, इसमें हमारे साथ ही भेदभाव हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो अब इन्होंने अपनी नई सोच रखनी स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने यह मांग की कि सब बराबर होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, गवर्नमेंट सबके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए और सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और राज्य या देश का जितना भी बजट होता है उस पर सब लोगों का समान अधिकार होना चाहिए।
तो सबके लिए समान सोच रखना, सबके लिए हर तरीके से सारी चीज़ें बराबर होना, इस सोच को कहते हैं लिबरलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारवाद। तो फिर आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेटिज्म से अब मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोगों ने नई सोच पैदा कर दी, वो क्या थी? लिबरलिज्म, मतलब उदारवाद। उदारवाद के साथ फिर कई रिवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी भी अस्तित्व में आए। अब उदारवाद हो रहा है मतलब सुधार हो रहा है, सब लोगों को बराबर करना है, सबके लिए समान सिस्टम लगाना है। तो फिर वो करेगा कौन? कुछ क्रांतिकारी करेंगे, कुछ लोग जो मसीहा बन करके उभरेंगे। तो फिर इस उदारवाद लिबरलिज्म की सोच ने जैसे जैसे अपने पैर पसारे, जैसे जैसे ये पूरे यूरोप में फैला, तो पूरे यूरोप में अलग अलग एरिया से कई क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज अस्तित्व में आने लगे। जैसे कि इटली से ज्यूसेपे मेज़िनी, उसने अपना यंग इटली फिर यंग यूरोप नाम का संगठन बनाया, जिसमें वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों के सारे युवाओं को जोड़ना चाहता था, उन सबको इन्हीं सब सोच के लिए जागृत करना चाहता था कि हम सब मिलकर के एक नया सिस्टम लागू कर सकते हैं जो लिबरलिज्म मतलब सबकी समानता पर बेस्ड हो। तो इस प्रकार धीरे धीरे फिर लिबरलिज्म अस्तित्व में आया और सब लोगों ने अपने अपने एरियाज़ में क्रांतियाँ की, और जहाँ वो भेदभाव देख रहे थे उन सब के खिलाफ विरोध किया, और वहाँ जा कर के उन्होंने अपने देश में एक समान सिस्टम जो सबके लिए इक्वल हो उसको लागू किया, जिसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और इसी तरीके से फिर जर्मनी भी अपना एक अलग देश बन करके उभरा, फिर इटली अपना एक अलग देश बन करके उभरा। हर देश में वहाँ के लोगों ने क्रांतिकारी बन करके अपने देश को आज़ाद करवाया और वहाँ पर एक समान सिस्टम लागू किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे यूरोप में जो पहले राजतंत्र और अलग अलग एरिया में बटा हुआ था, अब धीरे धीरे वहाँ के लोग जागरूक होने लगे। उन्होंने सबके लिए समान व्यवस्था लिबरलिज्म की मांग की, और उस मांग में जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी गवर्नमेंट बनाई, और इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म, जो कि इस तरीके से यूरोप में आया। तो आज की इस वीडियो में हमें यही समझना है कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। फिर इसके बाद एक एक जैसे कि जर्मनी और इटली के एग्जाम्पल को लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। सो द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर इज completed here. Now it's turn to comment. If you want to give some suggestions, so please write it on the comment box. We will work on it. And thanks to watch the video.